हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के अंतर्गत इसके प्रथम प्रश्न पत्र में अपना अगला अध्याय सामाजिक समूह सोशल ग्रुप के बारे में जानेंगे। समूह व्यक्ति के जीवन की एक वास्तविकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भी समूह में रहने की इच्छा, जो कि मानव की एक मूल प्रवृत्ति है, प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है। यहाँ तक कि पशु भी समूह में रहते हैं। फिर व्यक्ति तो संस्कृति का निर्माता है, बिना समूह के वो नहीं रह सकता, और समूह के बिना समाज की कल्पना हम नहीं कर सकते, और समाज के अभाव में संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए संस्कृति के लिए समूह अत्यंत आवश्यक है। समाजशास्त्र में समूह को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। कोई भी मानव समाज समूह रहित नहीं हो सकता। मनुष्य का प्रत्येक कार्य समाज से संबंधित होता है। समाज से हटकर जीवन यापन उसके लिए संभव नहीं है। इस तरह व्यक्ति हर समय किसी न किसी समूह का सदस्य अवश्य रहता है, या किसी ना किसी समूह से संबद्ध रहता है। छोटा बच्चा भी समूह में रहकर ही अपना समाजीकरण करना सीखता है। अकेला व्यक्ति या अकेला बच्चा समाजीकरण नहीं कर पाता। इस प्रकार समूह समाज के लिए महत्वपूर्ण है। तो अब हम समूह का समाजशास्त्रीय क्या अर्थ है, समाजशास्त्र में समूह को कैसे परिभाषित किया गया है, उसको कैसे समझाया गया है, उसके बारे में जानेंगे। समाजशास्त्र चूंकि सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, और कोई व्यक्ति तब तक सामाजिक नहीं होता जब तक भी वह दूसरों के संपर्क कर किसी न किसी प्रकार का परस्पर संबंध बना ले। एक समूह के लिए पारस्परिक आदान प्रदान की क्रियाओं का होना आवश्यक है। इस प्रकार सामाजिक समूह ऐसे व्यक्तियों का सम्मेलन है जिनके मध्य किसी न किसी प्रकार का संबंध अवश्य होता है। यानी कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी प्रकार के लेन देन या पारस्परिक आवश्यकताओं की वजह से पारस्परिक आदान प्रदान की क्रियाएं करते हुए अंतःक्रिया करते हैं और सामाजिक संबंधों का निर्माण करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक समूह का निर्माण करते हैं। अब हम सामाजिक समूह को विभिन्न विद्वानों ने किस प्रकार परिभाषित किया है उसको जानेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मैकाइवर एवं पेज ने सामाजिक समूह को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी ऐसे संग्रह से है जो सामाजिक संबंधों के कारण एक दूसरे के समीप है। क्योंकि मैकाइवर एवं पेज ने समाज को परिभाषित करते हुए भी बताया था कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, तो इसी प्रकार उन्होंने समूह को भी उसी रूप में समझाया है कि जब सामाजिक संबंधों के कारण कुछ व्यक्ति जब आपस में समीप हैं, एक संग्रह, एक झुंड के रूप में रह रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक समूह का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार बोगार्ड्स ने सामाजिक समूह को परिभाषित करते हुए लिखा है, एक सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक ऐसी संस्था को कहते हैं जिसका ध्यान कुछ सामान्य उद्देश्यों पर हो, जो एक दूसरे को प्रेरणा दे, जिनमें भक्ति हो और सामान्य क्रियाओं में सम्मिलित हो। यानी कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ग्रुप बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं, जो कुछ सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने पर जिनका ध्यान हो, यानी कि सामान्य उद्देश्यों को, हितों को पूरा करने के लिए जो इकट्ठा होते हैं और जो एक दूसरे को प्रेरित करते हैं उस कार्य को करने के लिए, जिनमें उस समूह के प्रति हम की भावना यानी कि भक्ति भावना होती है कि यह हमारा समूह है, और जो सामान्य क्रियाओं में सम्मिलित होते हैं, वो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार अगर हम अन्य विद्वानों की भी बात करें, तो मर्टन ने जो सामाजिक समूह के जो कुछ तत्व बताए हैं, उनके अनुसार दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति समूह का निर्माण नहीं कर सकता है। इसी प्रकार उन्होंने बताया समूह में संबंध का होना भी आवश्यक है। संबंध के लिए व्यक्तियों का बार बार अंतःक्रिया, यानी कि जब व्यक्ति आपस में अंतःक्रिया करता है तो कहीं ना कहीं वो सामाजिक संबंधों का भी निर्माण करता है। तो समूह के लिए सामाजिक संबंधों का होना भी
आवश्यक है। इसी प्रकार समूह का सदस्य व्यक्ति तभी माना जाएगा जब उसमें समूह के प्रति हम की भावना, यानी कि उस समूह का सदस्य होने की भावना होती है और अन्य सदस्य भी उसे समूह का सदस्य समझे। तो इस प्रकार मर्टन ने समूह के लिए 3 बातें बताई: 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना, सामाजिक संबंध का होना और समूह के प्रति हम की भावना का होना। इसी प्रकार अगर हम बोटोमोर की बात करें तो उन्होंने सामाजिक समूह व्यक्तियों के उस योग को कहा जिसमें व्यक्तियों के बीच निश्चित संबंध होते हैं, यानी कि उन्होंने भी सामाजिक संबंधों की बात की। बोटोमेर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति समूह और उसके प्रतीकों के प्रति सचेत होता है, यानी कि समूह में क्या करना है क्या नहीं करना वो सचेत होता है। अर्थात समूह का कम से कम प्रारंभिक ढांचा, जो नियम संस्कार होते हैं सदस्यों में, उनकी चेतना होती है कि हमारा समूह किस हित को लेकर काम कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति सचेत होता है उसके प्रति। तो इस प्रकार जैसे हम बात करें, गांव एक राष्ट्र, एक मजदूर संगठन, राजनीतिक दल कहीं ना एक सामाजिक समूह है, क्योंकि यहाँ जो व्यक्ति होते हैं कुछ ना कुछ उद्देश्यों को लेकर इकट्ठे होते हैं और अपने समूह के प्रति हम की भावना भी रखते हैं, साथ ही समूह के नियमों कायदों के प्रति सचेत होते हैं। तो अब हम सारांश के रूप में यह कह सकते हैं कि कुछ सामान्य हितों की पूर्ति के लिए जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अर्थपूर्ण अंतःक्रियाओं द्वारा परस्पर प्रभावित होते हैं या एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और परस्पर अंतःक्रिया करते हुए सामाजिक संबंधों का निर्माण करते हैं, तो वो एक समूह का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार समूह को परिभाषित करते हुए अलग अलग विद्वानों ने इसको बताया है। अब हम समूह को और अधिक अच्छे तरीके से समझने के लिए इसकी विशेषताओं को जानेंगे। सामाजिक समूह की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं जो इसको और अधिक हम अच्छे तरीके से, स्पष्ट तरीके से इन विशेषताओं के आधार पर समझ सकते हैं। जिसके अंतर्गत इसकी पहली विशेषता बताई गई है व्यक्तियों का संग्रह। जैसे कि मर्टन और अन्य विद्वानों ने भी बताया कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है, क्योंकि वो तभी अंतःक्रिया करेंगे, सामाजिक संबंधों का निर्माण करेंगे। तो इसके लिए इसकी विशेषता के अंतर्गत बताया गया है व्यक्तियों का संग्रह, क्योंकि समूह के निर्माण पारस्परिक रूप से संबंधित व्यक्तियों द्वारा ही होता है। पारस्परिक उनमें आदान प्रदान की क्रियाएं आवश्यक होती हैं, इसके लिए व्यक्तियों का होना आवश्यक है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के निकट हो या ना हो। लेकिन समूह के निर्माण के लिए पहली विशेषता इसकी बताई गई है कि व्यक्तियों का संग्रह होना आवश्यक है। इसी प्रकार इसकी दूसरी विशेषता है निश्चित संरचना। फिशर ने इस तथ्य पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया और बताया कि समूह की एक निश्चित संरचना होती है जिसमें सभी व्यक्तियों की स्थिति निर्धारित होती है और सदस्यों के मध्य स्तरीकरण की भी एक व्यवस्था पाई जाती है, यानी कि किन नियमों, अधिकार, कर्तव्य, पद, भूमिका, कार्यप्रणाली आदि तय किए हुए होते हैं और उनके सदस्य उसी के अनुसार कार्य करते हैं। यानी कि फिशर ने बताया कि समूह की एक विशेषता जो है वो बहुत प्रमुख है, वो है उसकी निश्चित संरचना। इसी प्रकार इसकी तीसरी विशेषता की बात करें तो इसमें आता है कार्यात्मक विभाजन। किसी भी समूह के सभी सदस्य परस्पर संबंधित होते हैं, लेकिन सभी के कार्य पृथक पृथक होते हैं और अपने अपने कार्यों को पूर्ण करके ही वे समूह को संगठित बनाए रखते हैं। यानी कि हम किसी समूह की बात करें तो उसमें जैसे बताया निश्चित संरचना, तो नियम, कार्यप्रणालियां होती हैं और सब में कार्यों का बंटवारा या विभाजन हो जाता है और प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करता है और समूह को संगठित बनाए रखने में अपना योगदान देता है। इसी प्रकार इसकी अगली विशेषता है सामान्य हित एवं उद्देश्य। इसके अंतर्गत बताया गया है कि समूह के जो उद्देश्य होते हैं वो समान होता है। बिना किसी हित या उद्देश्य के कोई व्यक्ति किसी समूह का सदस्य नहीं बनता है। जैसे हम किसी राजनीतिक संगठन की बात करें, किसी मजदूर संगठन की बात करें, तो कहीं ना कहीं उस मजदूर संगठन या उस राजनीतिक संगठन के जो होते हैं वो निश्चित उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्य को लेकर ही वो कार्य करते हैं। तो बिना उद्देश्य के समूह की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं।
इसी प्रकार इसकी अगली विशेषता है एकता। एक समूह के सदस्य में जब तक एकता की भावना पाई जाती है तब तक भी ही वे समूह के सदस्य बने रहते हैं, यानी कि हम की भावना होना बहुत जरूरी है। अगर उनमें हम की भावना या एकता की भावना नहीं होगी तो वो समूह विघटित हो जाएगा, टूट जाएगा। इसी प्रकार इसकी अगली विशेषता है ऐच्छिक सदस्यता। ऐच्छिक सदस्यता का अर्थ होता है कि व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है कि वह उस समूह का सदस्य बनना चाहता है या नहीं। यानी कि सदस्यता दो प्रकार की होती है, अनिवार्य और ऐच्छिक। यानी कि जब व्यक्ति की इच्छा पर उस समूह की सदस्यता निर्भर करती है तो उसे ऐच्छिक सदस्यता कहते हैं। यानी कि एक व्यक्ति को अगर लगता है कि ये समूह जो है उसकी हित पूरे कर रहा है, उसके उद्देश्य पूरे कर सकता है, तो व्यक्ति चाहे तो उसका सदस्य बन सकता है। और अगर उसको लगता है कि अब मेरा उद्देश्य यहाँ पूरा हो गया है तो वो उसकी सदस्यता छोड़ सकता है, या किसी समूह का सदस्य नहीं बनना चाहता है तो वो नहीं बनता है। तो इस प्रकार समूह की सदस्यता जो होती है वो ऐच्छिक होती है। इसी प्रकार इसकी अगली विशेषता है स्तरीकरण। एक समूह के जो सदस्य होते हैं समान पदों पर नहीं होते, वरन उनकी प्रस्तुति और भूमिकाएं अलग अलग होती हैं। जैसे हम अगर बात करें एक महाविद्यालय समूह है में शिक्षक समूह के जो सदस्य होते हैं उनमें भी जो पद की उच्चता और निम्नता के कारण उनमें स्तरीकरण पाया जाता है। इसी प्रकार अभी मैंने एक राजनीतिक दल और एक मजदूर संगठन की बात करी। जब वो अपने हितों के लिए लड़ते हैं, बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक को उस संगठन का अध्यक्ष बनाया जाता है, दूसरे को अन्य कोई पद दिया जाता है, और अन्य व्यक्ति जो होते हैं उनके कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। तो और प्रत्येक व्यक्ति अब जिसे जो पद मिलता है उसके अनुसार वो कार्य करता है। तो इस प्रकार समूह में स्तरीकरण की विशेषता पाई जाती है। यानी कि इसमें सभी व्यक्ति समान पदों पर नहीं होते बल्कि अलग अलग उच्च और निम्न पदों पर अपना कार्य करते हैं। इसी प्रकार अगली विशेषता है पारस्परिक जागरूकता। यानी कि समूह के सदस्य एक दूसरे के प्रति सजग होते हैं। मैकाइवर और पेज का तो यही मानना है कि सामाजिक संबंधों के कारण ही समूह बनते हैं, और सामाजिक संबंधों का जो आधार होता है वो होता है पारस्परिक जागरूकता और परस्पर सहयोग की भावना। इसके अभाव में समूह की स्थिरता कम हो जाती है। यानी कि जब तक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति जागरूक नहीं होंगे, समूह के प्रति सहयोग और सहानुभूति की भावना नहीं रखेंगे, तब तक समूह की हम कल्पना नहीं कर सकते। इसी प्रकार इसकी अगली विशेषता है स्थायित्व। समूह के सदस्यों के उद्देश्य जब समान होते हैं तभी समूह में स्थायित्व आता है। कहने का मतलब है कि सभी व्यक्ति जो होते हैं वो समान उद्देश्यों को लेकर चलते हैं, और यदि समूह में अस्थिरता होगी तो उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता। तो इस रूप में जो समूह होता है वो स्थायित्व लिए होता है। यद्यपि यह स्थायित्व जो होता है वो कम या अधिक समय का हो सकता है। जब सभी व्यक्तियों के या समूह का जो है उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वो समूह खत्म हो सकता है, परंतु कहीं ना कहीं उद्देश्यों की पूर्ति, समान उद्देश्यों की पूर्ति लेकर चल रहे हैं, तो इसलिए वो उसमें अधिक स्थायित्व देखने को मिलता है। इसी प्रकार इसकी अगली विशेषता है समझौता। किसी भी समूह का अस्तित्व तब तक संभव माना जाता है जब तक उसके सदस्यों में समूह के प्रति निष्ठा भावना होती है। समूह के उद्देश्य, नियमों के प्रति समान रूप से समझौता न हो तब तक हम समूह की कल्पना नहीं कर सकते। यह विशेषता समूह की शक्ति में वृद्धि करती है और उसे स्थायित्व प्रदान करती है। यानी कि व्यक्तियों में भी समझौते की, जब नियमों और चीजों के प्रति हम अड़ेंगे नहीं, कुछ ना कुछ हम समझौते करेंगे, तभी हम समूह की कल्पना कर सकते हैं। अगर 10 व्यक्ति एक समूह के सदस्य हैं और सभी अलग अलग विचारधाराएं लेकर चल रहे हैं और सभी अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, तो वे एक समूह का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जब कुछ समझौते करेगा उस समूह समान हितों के लिए, तभी हम वो समूह बन सकता है, और उस समूह के प्रति निष्ठा भावना होना भी जरूरी है। इसी प्रकार अगली विशेषता आती है सामाजिक संबंध। यानी कि एक समूह के सदस्यों के मध्य सामाजिक संबंध महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यानी कि जब वो
अंत्यक्रियाएं करते हैं, परस्पर सहायता करते हैं, सहयोग की भावना रखते हैं, हम की भावना रखते हैं, तो वहां सामाजिक जो संबंध है वो मजबूत हो जाते हैं, जिससे कि समूह में भी स्थायित्व मिलता है। तो इस प्रकार सामाजिक समूह की ये विशेषताओं के आधार पर सामाजिक समूह को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि यह एक व्यक्तियों का संग्रह है जिसमें निश्चित संरचना पाई जाती है, इसमें कार्यात्मक विभाजन पाया जाता है तथा यह सामान्य हितों और उद्देश्यों को लेकर चलने वाला है। समूह में एकता पाई जाती है, वहीं ऐच्छिक सदस्यता का गुण इसमें है। इसी प्रकार इसमें स्तरीकरण की विशेषता पाई जाती है, तो वहीं पारस्परिक जागरूकता, स्थायित्व और समझौता भी पाया जाता है और सामाजिक समूह के सभी व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों का निर्माण भी होता है। तो इस प्रकार समूह जो है निम्न विशेषताएं लिए हुए है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सामाजिक समूह का अर्थ और इसकी विशेषताओं के बारे में जाना। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे।